पहली बात यह है, वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप 60 में से एक भी क्वेश्चन स्किप ना करिए और साथ में कमेंट करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे गंगा, यमुना, सिंधु या नर्मदा। तो राइट आंसर आपका हो जाता है, अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आप सभी ने सुना भी होगा अच्छे से। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल राइट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश नगर सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? देवताओं का नगर, मृतकों का टीला या व्यापारिक नगर, कृषि नगर। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को देखा होगा और ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है यहाँ पर मृतकों का टीला। ये किससे संबंधित है? देखिए, अगर मोहनजोदड़ो के शब्द के अगर अर्थ की हम जानकारी ले तो मोहनजोदड़ो शब्द सिंध भाषा से आया है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृत लोगों का टीला, यानी कि मृतक लोगों का टीला। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा वेदों की संख्या कितनी? ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में और कई बार ये रिपीट हुआ है, कई बार शिफ्टों में। तो ये आपको याद कर लेना, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ऑप्शन नंबर सी, वेदों की संख्या हमारी कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यहाँ पर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता देता हूँ। आपके वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये आपके 4 वेद हो गए। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और 60 क्वेश्चन में से अपना स्कोर कार्ड हमें जरूर लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हुए हैं और आप लोग कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हो। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें, मैंने वेद तो आपको बता दिए कितने हैं, 4 हैं। 4 वेद में से सबसे प्राचीन वेद अगर पूछ लिया जाए कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसमें से आपका जो सबसे प्राचीन वेद है ये यहाँ पर आपका ऋग्वेद माना जाता है क्योंकि इसमें देवताओं की स्तुति यानी कि पूजा के मंत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें देवताओं की स्तुतियां सम्मिलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? श्रीनगर या सारनाथ, लुम्बिनी, वैशाली। तो गौतम बुद्ध आप सभी को पता होगा इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि यह स्थान नेपाल देश में सम्मिलित हो चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग डिटेल में भी समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वर्तमान में जो नेपाल में मतलब स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन हम लोग किसके, भूगोल के करवाएंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक जरूर सेशन को वॉच कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डेली आपको 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, 30 क्वेश्चन डेली आपको इतिहास के, 30 क्वेश्चन भूगोल के, 30 क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड और 30 क्वेश्चन नृत्यों से यहाँ पर करवाएंगे। तो आपका जितना टोटल है ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा और साथ में करंट अफेयर पिछले 12 महीने की करवा देंगे। डोंट वरी, बस सेशन को आप लोग लाइक करिए, लाइक करके अपने अटेंडेंस दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में बताना और रेगुलर क्लासेस देखते रहना ताकि आपके एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। अगर आप अभी स्टार्टिंग किए हैं, 0 से लेकर हम आपको चलेंगे हीरो की तरफ, ठीक है? तो बीच में कोई बकवास नहीं, यहाँ पर इतनी बात मैंने बोल दिया, नो डाउट। तो यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मिली थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर वैशाली। तो ये आपको पता होगा कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, ये बोधगया में मिला था। कहाँ पर मिला था? बोधगया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले राइट आंसर हो जाते हैं सभी स्टूडेंट का। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। वही पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, तभी इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल वृक्ष भी याद कर लेना और बोधगया स्थान तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 22वें, 23वें या 24वें, 25वें। तो ये आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर रहे हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। इस क्रम में राइट
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अशोक ने, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य। तो आप सभी को पता होगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, जो कि चाणक्य का सहयोग किए थे। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य, 1 मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, अगर ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग लॉक किए होंगे। ये जो था चाणक्य का सहयोग मिला था, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर चाणक्य का सहयोग मिला था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेख क्या यहाँ पर ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी, फारसी या अरबी। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना 9 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट जो भी लॉक करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ, 300 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व या 100 ईसा पूर्व में। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 जिसको इंग्लिश में आप सभी लोग बोल सकते हैं। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो कि यहाँ पर डिटेल में दिया गया होगा। नेशन की बात करें तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश या बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको देख लेना है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश, जो कि याद करने वाला तथ्य आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है भारत की पहली महिला शासक कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला शासक की अगर बात करें तो पहली महिला का नूरजहां, रजिया सुल्तान या चांद बीबी जोधाबाई। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान आपने नाम सुना होगा कि भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी थी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना अकबर ने की थी या बाबर ने की थी, हुमायूं ने की थी या शाहजहां के द्वारा की गई थी। मुगल वंश की अगर मैं बात करूं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बाबर के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जो कि कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल वंश की नींव रखे थे। तो ये आपको प्लस पॉइंट याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526, 1556, 1761 या 1757। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, जो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल थे। तानसेन, बीरबल, अबुल फजल या उपरोक्त सभी। तो आपको याद कर लेना है अकबर के 9 रत्नों में से, अकबर के 9 रत्न जो अकबर का दरबार था उसमें 9 विद्वान थे, उसमें से यहाँ पर जिनको विद्वान को 9 रत्न बोलते हैं, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था, जैसे कि यहाँ पर तानसेन हो गए, बीरबल आदि। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अकबर के 9 रत्नों में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लासी का युद्ध कब हुआ। फ्लासी का युद्ध क्या 1757, 1764, 1857 या 1773। तो फ्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था 1757 में। यहीं पर क्या हुआ, अंग्रेज
का शासन मजबूत हुआ था? फ्रांसी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था और यहीं से अंग्रेजों का शासन मजबूत हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। ये आप लोग देख लीजिएगा कि यहीं से क्या हुआ, इस भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या झांसी? तो 1857 का विद्रोह जो था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मेरठ जो कि था ये नई कारतूस जिससे सैनिक नाराज हो गए थे, ये यहाँ पर आपको याद कर लेना है। हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। मेरठ से सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये आप लोग देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता कौन था? तो ये आपको याद कर लेना है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर या नाना साहब? तो 1857 का जो यहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिसके नेता जो थे, ये नेता बहादुर शाह जफर थे, जो कि पूरे भारत का उन्हें सम्राट घोषित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर जरूर करिएगा ऑप्शन में। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का सम्राट घोषित किया गया था। इस क्रम में राइट आंसर बहादुर शाह जफर, ये आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना की 1885, 1905, 1920 या 1942? तो करेक्ट आंसर 1885 ऑप्शन नंबर ए लॉक करने वाले स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कांग्रेस स्थापना अंग्रेज अधिकारी जो कि ए ओ ह्यूम थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905, 1917, 1920, 1942? तो स्वदेशी आंदोलन की जब भी बात की जाए, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पर 1905 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। 1905 में हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है उन सभी का और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करें 1917 या 1919, 1920 या 1922? तो असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था। कि असहयोग आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से सहयोग न करने के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन जिसका नाम रखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? तो दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1927, 1930 या 1932, 1942? तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1935 या 1940, 1942? तो ये आपका 1942 में आरंभ हुआ था। सन 1942 सन आपको जरूर याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1942 में यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नारा था करो या मरो। कौन सा नारा था? करो या मरो, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो गांधी जी को यहाँ पर राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहे गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने रेडियो भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने यहाँ पर करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर करिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं एक्टिव हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और थंब का आइकन दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर अंगूठे का आइकन जिसको लाइक का ऑप्शन आप लोग बोलते हैं, उसको दबा करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारी बात को सुनते हो या भी नहीं। तो सुनना आपको है तो इसलिए आपको क्या करना है, थंब का आइकन जरूर दबा के रखना है और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके पीडीएफ ले लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी से कह रहा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेवले? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन
बेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की थी, तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है उन सभी का। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है 1946। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान ये कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो ये सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। इसी दिन अपना भारत क्या हुआ था? गणराज्य बना था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इस दिन भारत एक गणराज्य बना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अब यहाँ से आपका भूगोल का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ तक 30 क्वेश्चन आपने क्या हिस्ट्री के देख लिए, जिसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। हिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं यह हमें जरूर बताना। और भूगोल के अब 30 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए हैं, आप लोग उसमें से देखिए और हमें राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका? फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया सबसे बड़ा है, तो एशिया आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, ये आप लोग जानते हैं दोनों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर सबसे छोटे महाद्वीप की बात की जाए तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या दक्षिण अमेरिका। तो आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो पृथ्वी पर कुल महाद्वीप की अगर संख्या पूछी जाए तो ये आपकी 7 मानी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कौन कौन से महाद्वीप हैं ये आपको यहाँ पर बता देना है हमें कमेंट बॉक्स में। इनके नाम, सातों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश करिए, जो कि यहाँ पर आप मैंने लिखकर के दिया है, ये नकल मत करिएगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या दोनों, ए और सी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। भारत जो है ये आपका किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी यहाँ पर गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी यहाँ पर दक्षिणी दिया गया है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर आप सभी का ए और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए और सी यानी कि उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस क्रम में ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाता। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर और प्रधान मध्य रेखा के पूर्व में स्थित है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा की जब भी मेरे भाई बात की जाए तो ये हमेशा याद कर लेना, कर्क रेखा अपनी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी है। गंगा नदी को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट में फटाफट इसका राइट आंसर हमें बताइए।
ये। और यहाँ पर सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी ये मानी जाती है गंगा नदी। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, वुलर या सांभर, लोकटक। तो ये आपको बताना है कि कौन सी बड़ी झील है। तो चिल्का झील आपने नाम सुना होगा, चिल्का झील ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि ओडिशा, चिल्का झील जो है ये ओडिशा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी झील है। इस क्रम में ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। तो केटू या कंचनजंगा में से आप लोग बताइए। कंचनजंगा आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर कंचनजंगा सबसे ऊंचा यहाँ पर पर्वत शिखर माना गया है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट हमें फटाफट कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, अवशिष्ट, वलित या ब्लॉक। तो ये आपको बताना है कि हिमालय पर्वत जो है ये कैसा पर्वत है। तो ये आपको याद करना, वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब ये होता है, ये वलित पर्वत का मतलब ये होता है कि हिमालय दो प्लेटों के टकराने से बना, इसलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय जो है ये दो प्लेटों के टकराने से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो थार मरुस्थल ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, मानसून किस भाषा से आया है? मानसून शब्द ये किस भाषा से आया है? हिंदी, अरबी, फारसी या संस्कृत। तो मानसून शब्द की जब भी बात आपसे की जाए तो ये अरबी भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून या व्यापारिक पवन। तो ये आपको याद कर लेना है, भारत में वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई की बात करें या कोलकाता, मासिनराम या मुंबई। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मासिनराम कर लेना है, क्योंकि ये एक मेघालय में स्थित है। और मेघालय, मेघा का आप लोग बताइए यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा मेघालय का। तो ये यानी कि मासिनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको कर देना है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि शीत ऋतु भारत में किस महीने से शुरू होती है? शीत ऋतु की अगर बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, तो भारत में ये किस महीने से स्टार्ट होती है? आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे देंगे, क्योंकि भारत में रहने वाले हो तो इतना तो पता होगा कि शीत ऋतु किस महीने में स्टार्ट होती है। शीत ऋतु आंसर चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा, पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस ऋतु में वर्षा लाता है? ग्रीष्म, वर्षा, शीत या शरद। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा लाता है, या शीत ऋतु में वर्षा लाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर राजस्थान हो जाता है, सभी को पता होगा। राजस्थान को करेक्ट करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पर अगर बात करें तो गोवा। गोवा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये यहाँ पर किस राज्य के पास है? ये गुजरात राज्य के पास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो गोदावरी का नाम सभी स्टूडेंट सुने होंगे। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस दिशा में बहती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मेटल, कोर या क्रस्ट या प्लेट। तो ये जो है परत ये क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? समताप, क्षोभ मंडल या आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो ये आपका क्षोभ मंडल हो जाता है। क्षोभ
बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। इसको बहिर्मंडल भी कहते हैं या बाह्यमंडल भी बोल दिया जाता है, नंबर डी में जो दिया है। राइट तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी किससे निकलता है? लावा, पानी, बर्फ या हवा? तो ज्वालामुखी की जब भी बात की जाए तो ये किससे निकलता है? लावा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ज्वालामुखी किससे निकलता है? लावा से निकलता है। लावा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर ज्वालामुखी से गर्म पिघला हुआ लावा निकलता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपने कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ध्रुव रेखा? तो सूर्य की किरणें जो होती हैं ये भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती हैं? ये सीधी पड़ती हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 घंटे या 30 दिन में? तो पृथ्वी अपना चक्कर ये 24 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर अपना कंप्लीट कर देती है अपने अक्ष पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगा देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 24 घंटे, 30 दिन या 365 दिन, 12 घंटे? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? ये 365 दिन में अपनी चक्कर कंप्लीट करती है, एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है सूर्य का। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनता है, जिसको हम लोग एक वर्ष बोलते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारत का मानक समय किस शहर से लिया गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या प्रयागराज? तो मानक शहर की अगर बात करूं तो ये आपका कहां से लिया गया है? मिर्जापुर के प्रयागराज से। तो ये आपका प्रयागराज के पास ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस प्रकार की रेखा है? काल्पनिक या वास्तविक, नदी या पर्वत? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ये नदी पर्वत क्या आ गया है इसमें। तो ये कर्क रेखा जो है ये किस प्रकार की रेखा है? ये आपकी यहाँ पर काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ए और बी में से छांटना था, ये तो ऑलरेडी गलत ही इसमें टाइप हो गए हैं, डोंट वरी इसके लिए। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए ही है। क्वेश्चन कह रहा अंटार्कटिका महाद्वीप किससे ढका रहता है? जंगल, रेत, बर्फ या पानी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आप सभी से लेना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम जाने तो कितने स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट तक सेशन को वॉच कर रहे हैं या बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो। तो ये कैसी लगी क्लास एक बार मुझे इंगित करिएगा, हमें यहाँ पर सूचना दीजिएगा। अब कल से आपको हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, भूगोल के 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड और नृत्य से रिलेटेड, यानी कि संपूर्ण जीके आपकी करवा देंगे। और करंट अफेयर के क्वेश्चन यानी पिछले 12 महीने की करंट अफेयर करवाएंगे आप सभी को। तो डिटेल्ड क्लासेस आपकी आने वाली हैं। थोड़ा मेरा भी पेपर चल रहा था, इसके वजह से क्लासेस में थोड़ा यहाँ पर पेंडिंगनेस आया है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आप परसों से डेली बेस पर आपकी 2 से 3 क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊंगा। उन सभी क्लासेस को रेगुलर बेस पर देखिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। 0 से 0 स्टूडेंट यहाँ पर हीरो बनेंगे। तो अगर आप यहाँ पर कदम लेकर आए हैं, अब कदम उठा ही लिए, तो उसको मंजिल तक पहुँचा देना है आपको। क्योंकि घर से यानी कि जब आप वीडियो पर आ चुके हैं तो बीच में ये नहीं कि आज जोश जोश में देख लिया, कल के दिन थोड़ा मौज मस्ती कर लिए और फिर मौज मस्ती में 1 महीना निकल गया, उसके बाद याद आ गई कि हाँ हमें तैयारी करनी थी। तो ये मत सोच कर आना। अगर आना है तो आप लोग एक इकट्ठा मतलब कि संकल्प बना करके एक डायरी और पेन लेकर के जितने सेशन करवाए जाए उनको देखिए, एनालिसिस करिए और क्या सुधार हुआ है। सुधार कोई एक दिन में आपको नजर नहीं आएगा, उसके लिए आपको 1 हफ्ता टाइम देना पड़ेगा। 1 हफ्ता अपने आप को छुपा करके रखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें पहले से और अब में क्या अंतर आया है। या अपने दिल और दिमाग को एक जगह एकजुट करके मतलब क्लास अगर देख रहे हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये क्लास इतने कॉन्फिडेंस के साथ देखा कि तुम्हें वो क्वेश्चंस रिमेंबर रहेंगे। और अगर आपने क्या किया है, क्लास को प्ले करके छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर आपको डांटने और समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास है स्क्रीन पर चल रही, इसमें ना तो हम बाहर आकर के आपको उसको समझा सकते हैं, ना ही देख सकते हैं कि आप लोग क्लास चला करके क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपको अपना सब कॉन्शियस माइंड लगाना है कि कम पैसे में